हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। लिटरेरी फॉर्म पोइट्री के तहत कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ओके अगर हम कहें कि मिल्टन पढ़ेंगे, आज हम वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे, कॉलेज किड्स, इट्स ओके। बट जो हमारा टाइटल है कि लिटरेरी फॉर्म्स, देर आर 3 मेन लिटरेरी फॉर्म्स लाइक प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। तो उसमें से जो पोइट्री हम लिटरेरी फॉर्म पढ़ते हैं उसमें टाइप्स भी पढ़ते हैं, बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन एजेस में से भी आ जाते हैं, उन फॉर्म्स को लिखने वाले डिफरेंट जो राइटर्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वही है कि लिटरेचर में पोइट्री अगर आपका टाइटल है तो भी उससे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो आज हम इस लेसन में देखेंगे। और अगर वैसे हम बात करें तो हमको इस लेसन में आज क्वेश्चंस मिल जाएंगे मिल्टन, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, ओके, थॉमस ग्रे, अलेक्जेंडर पॉप, चौसर एक्सेट्रा। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड टू पोइट्री सेक्शंस, लिटरेरी फॉर्म। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि हम कहें अगर चौसर का क्वेश्चन आ गया तो वाई, क्योंकि चौसर तो नहीं है हमारे सिलेबस में। अगर नहीं है तो वो लिटरेरी फॉर्म के तहत उनसे क्वेश्चन आ सकता है। अलेक्जेंडर पॉप से क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सरफेस के क्वेश्चन रहेंगे, ईजी रहेंगे, वही हम आज इस लेसन में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वॉज द कैंटरबरी पिलग्रिमेज डिस्क्राइब बाय चौसर इन हिज द कैंटरबरी टेल्स टू बी अंडरटेकन। जैसा कि चौसर का ये बहुत ही फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। तो उसमें होता क्या है, जो पिलग्रिमेज होते हैं जाते हैं, ठीक है, तो वो बता रहे हैं किस मंथ में जाते हैं, ये पूछ लिया गया है। आंसर इज सी, अप्रैल मंथ वो चुनते हैं। चौसर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द अंडर मेंशन पोएट्स इज रिगार्डेड एट्स द पोएट्स पोएट। इनमें से कौन है जिसको पोएट्स पोएट कहते हैं। ओके, ऑप्शन इज, आंसर इज सी, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर कहे जाते हैं हमारे पोएट्स पोएट। तो चार्ल्स लैम का जो एक ऐसे वर्क था उसमें उन्होंने इनको कहा था पोएट्स पोएट। सो स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज़ यूजली रिगार्डेड एज। मिल्टन का पोएटिक स्टाइल कैसा रिगार्ड किया जाता है, ग्रैंड स्टाइल माना जाता है, जैसे कि उन्होंने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। ओके, द ग्रेटेस्ट प्रोज वर्क बाय मिल्टन इज, इनका ग्रेटेस्ट प्रोज वर्क कौन सा है। तो द आंसर इज एरोपैजिटिका। देखिए एरोपैजिटिका एक स्पीच है, प्रोज वर्क है, तो उसमें भी एक टाइप्स होगा कि प्रोज में भी क्या है, नॉवल है तो या शॉर्ट स्टोरी है, व्हाट है। तो एरोपैजिटिका एक स्पीच है, ओके, जो इन्होंने लिखी थी लिबर्टी के लिए, लिबर्टी ऑफ पार्लियामेंट लाइक टॉपिक रहा इनका। एरोपैजिटिका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय मिल्टन, क्योंकि मिल्टन को हम लोग पोइट के वे से देखते हैं, बट इनका इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। हु रॉट मिल्टन यू शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ओके, तो ये किसने कहा था इनको, मिल्टन, की अभी तुमको होना चाहिए था इस समय। सो द आंसर इज डी, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने अपने वर्क लंदन, ओके, वर्ड्सवर्थ का इम्पोर्टेंट पोयम है लंदन, जो इन्होंने इनको ही डेडिकेट करके लिखी थी 1802 में उन्होंने ऐसा कहा था इनके लिए। तो देखिए पोइट्री का जो लिटरेरी फॉर्म है या पोइट्री से मिक्स अगर क्वेश्चंस आना है तो इन्हीं से आएंगे, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। ओके, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं का ही मेन चलता है, दबदबा कह सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही पास्ड द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम, दिस हैज़ बीन सेड अबाउट मिल्टन बाय। किसने कहा ये मिल्टन के बारे में अगेन। सो द आंसर इज थॉमस ग्रे। ओके, थॉमस ग्रे इज़ द करेक्ट आंसर। ये है थॉमस ग्रे की कोटेशंस जो उन्होंने अपनी पोयम प्रोग्रेस ऑफ पोजी में यूज़ किया था। प्रोग्रेस ऑफ पोजी करके इनका जो पोयम है थॉमस ग्रे का, उसमें उन्होंने मिल्टन के बारे में कहा है, ही पास्ड द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द अंडर मेंशन वंस नॉट अ मेटाफिजिकल पोइट। इनमें से कौन मेटाफिजिकल पोइट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट में मेन तो हमारे जॉन डन का नाम आ ही जाता है। तो आंसर इज़ बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्राइडन नहीं है, बाकी हमारे डन, काउले, वॉगम ये सब हैं। ओके, नेक्स्ट मेटाफिजिकल, ये इंग्लिश लिटरेचर में स्कूल्स होते हैं, कैवेलियर पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स, यूनिवर्सिटी वेट्स, ये डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। तो जितना आप इसको पढ़ेंगे लिटरेचर को, आपके सामने ये सारे इंपॉर्टेंट सामने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हैरिक, रॉबर्ट लवलैक, जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरियो बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑल्सो नोन एज कैवेलियर पोइट।
ये क्या और कहे जाते हैं? कैवेलियर पोइट्स हैं ये। जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम हमने देखे अगेन, तो ये जो है ग्रुप है रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलैक, ये कैवेलियर पोइट्स हैं। एंड कैवेलियर पोइट्स को रॉयलिस्ट भी कहा जाता था। ये वो पोइट्स थे जो चार्ल्स वन को के प्रति डिवोटेड थे, लॉयल थे, है ना, इंग्लिश सिविल वॉर के समय, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश रोमांटिक पोइट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर इज। इनमें से कौन सा इंग्लिश रोमांटिक पोइट है जो स्पेंसर से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित रहे? तो आंसर इज कीट्स। कीट्स रहे, कीट्स ने कीट्स स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराकैडिया बाय सर फिलिप सिडनी इज़ व्हाट। अराकैडिया जो वर्क है सर फिलिप सिडनी का है, क्योंकि जब आप लिटरेरी फॉर्म्स के तहत पोइट्री को पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो फिर उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन वही आ रहे हैं, पेस्टोरल रोमांस है। ओके, पेस्टोरल रोमांस है अराकैडिया बाय सर फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Polybion is a long poem by. Polybion is a long poem by. So the answer is Michel Drayton. Michel Drayton, ये कुछ अलग है, वर्क नेम भी एंड पोइट नेम भी, तो इसको याद अच्छे से हमें करना है। ओके, मिशेल ड्रेटन का वर्क है पॉलीबियन, एक लॉन्ग पोएम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ स्पेंसर्स वर्क मैंशन बिलो इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स। देखिए, अगर हम सॉनेट्स पढ़ेंगे लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, तो वहाँ से एग्जांपल में बन रहा है ये कि स्पेंसर का कौन सा जो वर्क है जो कि सोनेट का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स है। आंसर इज सी, एमरोटी। एमरोटी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि 1595 के टाइम पब्लिश हुआ था। ये कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेयरी क्वीन स्पेंसर हैज़ एम्प्लॉयड द वर्स फॉर्म। फेयरी क्वीन जो स्पेंसर का बहुत ही फेमस वर्क है फेयरी क्वीन, तो उन्होंने किस वर्स फॉर्म में लिखा है, इसका टाइप पूछ लिया गया। इसके जो स्टैंजाज हैं कैसे किस फॉर्म में लिखे गए हैं। सो द आंसर इज स्पेंसरियन स्टैंजा। ओके, स्पेंसरियन स्टैंजा में ही ये वर्क इनका लिखा गया है। एडमंड स्पेंसर द फेयरी क्वीन एंड एमरोटी भी स्पेंसर का ही कलेक्शन ऑफ सॉनेट है। द सोर्स ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट चीफली लाइज इन। तो इनका जो सोर्स रहा पैराडाइज लॉस्ट का वो क्या रहा? द बाइबल। आंसर इज द बाइबल, मिल्टन का। डियर सन ऑफ अ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम। तो ये इन्होंने ये लाइन मिल्टन ने सेड बाय मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, इसका करेक्ट आंसर। ओके, मिल्टन का एक वर्क है ऑन शेक्सपियर, जो उन्होंने 1630 में पब्लिश कराया था। ऑन शेक्सपियर करके जो मिल्टन का वर्क है उसमें उन्होंने ये लाइन बोली है, शेक्सपियर को डेडिकेट की है ना। डियर सन ऑफ अ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम, दिस हैज़ बीन सेड बाय मिल्टन अबाउट शेक्सपियर। लव वर्च्यू शी अलोन इज़ फ्री। देखिए, तो ये लाइन है, इन विच वर्क ऑफ हिज हैज़ मिल्टन मेड दिस रिमार्क। आंसर इज कोमस। कोमस इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल्टन का ये वर्क है कोमस, ये याद रखना है। एक मास्क इसका फॉर्म है और ये इसमें ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, लव वर्च्यू शी अलोन इज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। द लाइफ ऑफ मिल्टन ये करके जो वर्क है ये किसने लिखा है? हमारे सैमुअल जॉनसन का ये हो जाएगा। जैसे कि मिल्टन की लाइफ कह सकते हैं, मिल्टन की बायोग्राफी किसने लिखी? सैमुअल जॉनसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मिल्टन के वर्क्स हमने देख लिए, बट मिल्टन की बायोग्राफी किसी और ने लिखी, तो वो है सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चंस का लेवल आप समझ ही रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके सिलेबस में लिटरेरी फॉर्म्स हैं, उसमें लिटरेरी फॉर्म्स में पोइट्री, प्रोज, ड्रामा सारे ही कवर करने होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सिलेबस से बाहर हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जितना ज़्यादा हम इनको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे उतना ही हम इसमें अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन बिलोंग्स टू मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, मिल्टन का ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी। ये लाइन किसने बोली है? मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने बोली है। ये क्रिटिक है ना, मैथ्यू अर्नोल्ड, तो क्रिटिसिज्म के वे में उन्होंने बोली है ये।
मिल्टन और शेक्सपियर को कंपेयर करते हुए। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टोरेशन मीन्स द रेस्टोरेशन ऑफ किंग डैश टू द ब्रिटिश थ्रोन। तो अब रेस्टोरेशन हुआ है, देखिए स्टोर हुआ है, ठीक है, देखिए स्टोर हुआ है ना, स्टोर तो रीस्टोर, दोबारा से वो जो राजा को शासन मिला, ओके, तो कौन से राजा थे वो, और उसमें जो कौन सा रेस्टोरेशंस चार्ल्स सेकंड का हुआ था, किंग चार्ल्स सेकंड। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं इस पोइट्री में, तो सीधी सी बात है, वो जब ये सब हमारे जो पोइट्स रहे, कीट्स, कॉलरिज, शैले, वर्ड्सवर्थ, इनके टाइम पे जो भी वहाँ पे राजा का शासन रहा इन ब्रिटेन, ओके, इंग्लिश लिटरेचर है ना ये, इंग्लिश, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ओके, तो ये उस समय क्योंकि जो भी चल रहा होता था कंट्री में, उससे भी तो साहित्य हमेशा प्रभावित होता ही है हर देश का, तो वही चीज़ है। तो रेस्टोरेशन जो एक एज होती है, रेस्टोरेशन एज इंग्लिश लिटरेचर की एज जिसमें हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही सरफेस का है, जस्ट इससे याद कर लो, आपको पूरा नहीं समझना है। हाँ, लेकिन अगर रेस्टोरेशन एज है तो उसमें किस राजा का रेस्टोरेशन हुआ था, विच किंग, आंसर इज चार्ल्स सेकेंड, और उस ये रहे थे, फिर 1660 में हुआ था ये, लेकर 1688 तक, ओके, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन रॉट अ पोयम डैश टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड। अब उस समय तो ड्राइडन, देखो मैंने कहा ना कि जो भी देश में चल रहा है, कंट्रीज़ में, उससे अफेक्ट होता है साहित्य, लिटरेचर, क्योंकि जो पोइट होते हैं वो लिखते हैं फिर उस बारे में जो कंट्री में चल रहा होता है। तो ड्राइडन ने भी एक पोइट लिखी थी इस रिटर्न को सेलिब्रेट करने के लिए, चार्ल्स सेकंड जो वो वापस आए थे ना, रिस्टोर हुआ था, तो वो पोयम का नाम पूछा है, आंसर इज डी, एस्ट्रिया रिडक्स इज द करेक्ट पोयम। ये भी 1660 में ही पब्लिश हुई थी पोयम, अगर पूछ लें तो, मैंने बताया ना ये 1660 में हुआ था रेस्टोरेशन, उसी साल ये भी पब्लिश्ड हुई थी। बोथ आर लिरिक पोयम इन द फॉर्म ऑफ प्लेस, अबाउट विच पोयम ऑफ मिल्टन्स डज मैकॉले सेज दिस। देखिए, कॉमर्स एंड सैमसन एगोनिस्ट, ये दोनों ही लिरिक पोयम है इन द फॉर्म ऑफ प्लेस, प्ले के रूप में लिरिक पोयम है, तो इनको मिल्टन की है, और मैकाले ने इसको ऐसा बोला है कि दोनों लिरिक पोयम है। ये कोटेशंस इन दोनों वर्क के लिए बोली गई है, मिल्टन के इन दो वर्क के लिए मैकाले ने कही है, कॉमर्स एंड सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ड्राइडन्स प्ले डीलिंग विद द स्टोरी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज नेम्ड। ड्राइडन का कौन सा प्ले है जिसमें एंटनी और क्लियोपेट्रा की कहानी है, दैट इज ऑल फॉर लव, और ये इन्होंने शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से प्रभावित होकर लिखा था। ड्राइडन का ये प्ले है, ओके, जॉन ड्राइडन, ऑल फॉर लव, बहुत ही फेमस, बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन है, ऑल फॉर लव किसका है, ड्राइडन का, ये तो हमें वैसे ही आना चाहिए। पोप्स द रेप ऑफ लॉक, पोप का जो वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, बहुत ही फेमस मॉक एपिक है ये, रेप ऑफ द लॉक कैसा है, तो आंसर इज मॉक हीरोइक, आंसर इसका सी डैश, मॉक हीरोइक पोयम है ये, ठीक है, मॉक मीन्स होता है मजाकिया वे में, एपिक भी लिख दिए गए। पॉप बिलोंग्स टू द डैश स्कूल ऑफ पोइट्री, नियो क्लासिकल, पॉप जो है नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को बिलोंग किए जाते हैं, जो कि इसका जो टाइम रहा न्यू क्लासिकल का 1660 टू 1798 तक का कंसिडर किया जाता है, जैसे एजेस हम पढ़ते हैं, और रिटर्न ऑफ क्लासिक ग्रीक एंड रोमन कन्वेंशन ऑफ पोइट्री, ठीक है, पोइट्री में क्लासिकल ग्रीक और रोमन के जो कन्वेंशंस थे, जो उनका जो कन्वेंशंस रहे, जो चलता है प्रथाएं, वो पोइट्री में यूज़ की गई, रिटर्न हुआ उसका। द रेप ऑफ द लॉक इज़ रिटन इन विच, तो आंसर इज डी, हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है रेप ऑफ द लॉक, हीरोइक कपलेट। द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज बेलिंडा, बेलिंडा इज द मेन हीरोइन, हीरोइन ही है, तो रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, बेलिंडा। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, टिस फॉली टू बी वाइज, ये लाइन बोली गई है कहाँ, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस टिस फॉली टू बी वाइज, दिस इज सेड बाय ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज। देखिए थॉमस ग्रे का पोयम है ये, थॉमस, दिस लाइन बिलोंग्स टू थॉमस ग्रेस पोयम वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, और उनका पोयम का नेम पूछ लिया गया है ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, एटन कॉलेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दैम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, टू होम डज दैम रेफर्स। देखिए अब ये लाइन है कहाँ से है, तो ये थॉमस ग्रे की लाइन है। ओके, थॉमस ग्रे का जो पोयम है उसमें ये लाइन है। और फॉर देम नो मोर, तो एलर्जी इन कंट्री जो चर्चयार्ड करके जो पोयम है इनकी, ठीक है, एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, उसमें ये लाइन है। और ये पूछा गया है कि रिफ़र किसको कर रहे हैं, ये जो दैम है ना, तो पूछ रहे हैं होम डज दैम रिफ़र, दैम किसके लिए कहा गया है, तो पुअर रस्टिक पीपल हु आर नाउ डेड, जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि ये जो टाइटल है एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो एक कलेक्टिव लोगों के लिए इन्होंने एलर्जी लिखा था, शोक गीत, तो जो पुअर रस्टिक पीपल हैं जो कि अब डेड हो गए हैं। कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज पब्लिश्ड इन 1870। एस.टी. कॉलरिज का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ गया। ये बायोग्राफिया लिटरेरिया उनका पब्लिश कब हुआ था, उनका वर्क 1817 में। द नेम द ग्रैंड लैम ऑफ द लेक इज गिवन टू विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को ये नेम दिया गया था, द ग्रैंड लैम ऑफ द लेक। ठीक है, देखिए लेक, ये जो ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट है ना, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे एंड थॉमस डी क्विंसी का भी नाम जोड़ता है इसमें, जो लेक पोइट भी कहे जाते हैं। उसी वे में इनको द ग्रैंड लैम ऑफ द लेक कहा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। हालांकि इसमें साउदे भी हैं, पर ये मेन रहे ना, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही है जो हम पढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सारे रोमांटिक पोइट, सारी पोएट्री, अलेक्जेंडर पोप, ये सब पढ़ते हैं हम, तो इस वे में भी पूछ सकते हैं वो, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्वेश्चंस के पैटर्न भी देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और यही दूसरे क्वेश्चंस पर भी अप्लाई हो सकता है। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसमाइग्रेशंस एंड द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल इन हिज पोएम ओड एंड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना ये व्यू, transmigration and the immortality of the soul. Next question, Coleridge is chiefly a poet of supernatural. कॉलरिज अगर कैसे पोइट हैं, नेचर के हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ को नेचर का कहा जाता है ना, तो कॉलरिज हमारे सुपर नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। जो इनका है एक बैलेड है इनका, एंसेंट मैरिनर करके, उसके प्रोस्पेक्टस से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। द राइम ऑफ एंशेंट मैरिनर, कॉलरिज का जो क्वेश्चन अगेन आ गया, द राइम ऑफ द एंशेंट मैरिनर, इनका बहुत ही फेमस पोएट्री वर्क है, दैट इज़ अ बैलेड। इसका लिटरेरी फॉर्म पूछ लिया गया है। बैलेड में एक पोएम में स्टोरी सुनाते हुए चलते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ बैलेड। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज़ अ पोएम बाय, तो ये पोएम किसकी है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, सो द आंसर इज़ विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। Which poet has been described by Matthew Arnold as a beautiful but ineffectual angel beating in the void his luminous wings? हमें यहाँ पर पता याद ये रखना है, beating in the void his luminous wings, और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड की कोटेशंस है, बहुत ही इजी है, ये कठिन क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने शैले के लिए बोला था ये, और बहुत एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसके लिए बोला है, किसको डिस्क्राइब किया है, ल्यूमिनस विंग्स, शैले को किया है। और इनका जो ऐसे है, एसेज इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड का, उसमें इन्होंने ये बोला है, 1888 में आया था उनका ये ऐसे। नेक्स्ट, कीट्स abandoned his poem Hyperion because it contained traces of an excessive influence of, इन्होंने अपनी इस पोएम को अबंडन कर दिया था, हाइपीरियन को, मतलब इन सक्सेस नहीं हुए थे। एक ये लिखा था, फिर फॉल ऑफ हाइपीरियन भी आया था, उसमें किसका इनको ट्रेस दिख रहा था, किससे ज़्यादा प्रभावित हुए दिख रहे थे, पिल्टन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इज़ अ पोएम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन कहाँ मिलेगी हमें, तो देख लेंगे इसका आंसर हम। एंडिमियन इज़ द करेक्ट आंसर, ये जॉन कीट्स का है, और ये इसकी ओपनिंग लाइन है। ओपनिंग लाइन से भी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि पोएट्री से लिटरेरी फॉर्म को हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं लिटरेरी फॉर्म्स में पोएट्री के तहत, तो आप सोचो अब इसमें क्या आएगा,
बच्चों को क्या चाहिए रहता है कि पढ़ा दें, तो क्या पढ़ा दें सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मैडम अब लिटरेरी फॉर्म्स होना चाहिए, अब ये राइटर्स होना चाहिए। तो हमको बस समझना ये है कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, उसमें कुछ अलग नहीं आ रहे हैं, अलग आ भी रहे हैं तो थोड़े बहुत कैसे आ रहे हैं वो, बाकी जो सिमिलर हैं तो वो किस तरह से सिमिलैरिटी पाई जाती है। अब लिटरेरी फॉर्म्स में अगर पोइट्री पढ़ेंगे तो वो कोई अलग थोड़ी ना पैदा हो गए राइटर्स वहाँ पे पढ़ने के लिए। जो हम पोइट्री में पढ़ते हैं, जो पोएट हैं जितने भी हैं वही सब वहाँ फिट कर देंगे हम, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहती है। बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन बहुत सारे हैं, यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, केवीएस के बच्चे भी जो हैं वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, यूके के एलटी वाले, मास्टर कैडर की अगेन वैकेंसी सामने है। तो ये सारे, बट हमें अपना सिलेबस सामने रखना है और पढ़ाई करनी है। और इतना सारा एमसीक्यूज तो इतने आपको सॉल्व कर लेने हैं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। दैट इज़ वाई कि मैं इन्हीं से ही ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे पास जितने भी कंटेंट उपलब्ध है अब मैं सारे ही उनके वीडियोस लेकर आ रही हूँ और बना रही हूँ सारा कंटेंट को लेकर लेसन्स, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस कहाँ से आने, हमें वहीं फोकस करना है। थ्योरीज पढ़ ली, इट्स ओके, बस हमको एग्ज़ाम में क्या यही तो फेस करना है ना, यही टाइप के क्वेश्चंस, तो हम इन्हीं को पढ़े ना। एनालिसिस कर लें साथ में, जहाँ डाउट है उसको एनालिसिस कर लो, समझ लो थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करके, दैट्स इट, हो गया। तो आज के इस लेसन में इतना ही पॉइंट्स। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू प्लीज़ शेयर दिस लेसन टू योर फ्रेंड्स जो कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।